हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 12th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा 9th चैप्टर चल रहा है, जो मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उपनिवेशवाद और देहात। इससे पहले हम 2 बुक्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से एक हमारी प्राचीन इतिहास और एक हमारी मध्यकालीन इतिहास की थी। तो आज हम जो बंगाल के अंदर कृषक विद्रोह होते हैं कुछ, उनके बारे में देखते हैं। तो कल हमने आपको सिंधु मांझी के पास छोड़ा था, आज हम इससे आगे देखते हैं। संताल विद्रोह का नेता सिंधु मांझी होता है। कल हमने विद्रोह को पढ़ लिया था, लेकिन इसकी जो पिक्चर डिटेल है वो हमने नहीं पढ़ी थी। तो आज हम इसकी पिक्चर को देखते हैं। यहाँ पे हमें जो पिक्चर दिया गया है, ये संथाल ब्रिटिश राज्य के सिपाहियों से युद्ध करते हुए 23 फरवरी 1856 के इलस्ट्रेटेड नंदन न्यूज़ में प्रकाशित चित्र है ये। इस विद्रोह ने संतालों के प्रति ब्रिटिश धारणा को ही बदल दिया। जो गांव पहले नीरव और शांत दिखाई देते थे, अब वो नृशंस और बर्बरतापूर्ण कृत्यों के स्थान बन गए। ये देखिए, इस पिक्चर को याद होगी आपको वो पिक्चर जो मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा इस पहाड़ी गांव को आप ध्यान से देखिएगा, कितना शांत और आपको मनमोहक लग रहा था। वही गांव आज विद्रोह के कारण इतना आक्रामक और बर्बरतापूर्ण लग रहा है, एकदम नरसंहारी ये पे लग रहा है। सामने ब्रिटिश सेना और इधर यहाँ पे आपको संथाल दिखेंगे विद्रोह के अंदर किस तरह से मरते हुए। फिर नेक्स्ट पिक्चर है हमारा, ये देखिए, संथाल के गांव जल रहे हैं। इसमें हमें कुछ ब्लैक एंड वाइट टाइप से दिख रहा है, तो इतना क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन इनके गांव जल जाने के बाद ये लोग यहाँ से देखे 23 फरवरी 1856 को ये सभी लंदन का जो न्यूज़पेपर है उसमें प्रकाशित होते हैं कि ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो विद्रोह कुचल दिए जाने के बाद इलाके की छानबीन की गई, संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ लिया गया और गांवों को आग लगा दी गई। ब्रिटिश लोगों ने इन सब के विद्रोह को कुचल डाला। जलते हुए गांवों के चित्र ब्रिटेन में आम जनता को दिखाए गए, गर्वपूर्वक यह दर्शाने के लिए कि ब्रिटिश कितने शक्तिशाली हैं और उनमें विद्रोह को कुचल डालने और औपनिवेशिक व्यवस्था को थोपने की भी कितनी अधिक योग्यता है। तो कुछ ऐसी विजय और इनसे बढ़ता है ब्रिटिश लोगों का साहस हमारे यहाँ पे औपनिवेशिक शासन को थोपने का। फिर देखिए, यहाँ पे कुछ ब्रिटिश अधिकारी आपको संथालों को कैद करके ले जाते हुए दिखेंगे। यहाँ पे संथाल कैदियों को ले जाया जा रहा है। ये भी लंदन न्यूज़ में प्रकाशित होता है 1856 का विद्रोह। ध्यान दीजिए, ऐसे चित्र किस प्रकार के राजनीतिक संदेश देते हैं। ये लोग अपनी मतलब जो शक्ति दर्शाते हैं और गर्व से वहाँ के न्यूज़पेपर्स में छपवाते हैं कि हमारे लोग देखिए वहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर देखिए, आप देख सकते हैं कि चित्र के बीचों बीच ब्रिटिश अधिकारी विजय गर्वित होकर किस शान से हाथी पर सवार हैं। घोड़े पर बैठा हुआ एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। यह तस्वीर यह दिखलाती है कि परेशानी का समय खत्म हो गया है, विद्रोह कुचल दिया गया है। विद्रोही अब जंजीरों से बंधे जेल ले जाए जा रहे हैं। कंपनी के सिपाही उन्हें चारों ओर से घेरे हुए हैं और इस तरह की तस्वीरें जिनमें ब्रिटिश हुकूमत को अजेय दर्शाया गया है, ब्रिटिश जनता को अपनी ताकत के बारे में आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त थी। ये देखिए, यहाँ पे आपको हाथी के ऊपर ये यहाँ पे आपको दिखेगा ब्रिटिश अधिकारी अपनी विजय को दर्शाते हुए, और यहाँ पे ये घोड़े पे एक अधिकारी हुक्का गुड़गुड़ा रहा है और ये अपनी जो है शक्ति यहाँ पे दर्शा रहे हैं कि किस तरह से इनको ये आराम से कैदियों को ले जा रहे हैं। फिर देखिए, संथालों के बारे में बुकानन के विचार हम पढ़ते हैं। विद्रोह जब किया इन लोगों ने तो बड़ी ही बर्बरता से ब्रिटिश लोगों ने इनके विद्रोह को दबा दिया था। नई ज़मीनें साफ करने में बहुत होशियार होते हैं, लेकिन नीचता से रहते हैं। उनकी झोपड़ियों में कोई बाड़ नहीं होती और दीवारें सीधी खड़ी की गई छोटी छोटी सटी हुई लकड़ियों की बनी हुई होती हैं, जिन पर भीतर की ओर लेप प्लस्तर लगा होता है। झोपड़ियाँ छोटी और मैली कुचैली होती हैं, उनकी छत सपाट होती हैं, उनमें उभार बहुत कम होता है। तो यहाँ पे ये हमें कुछ संथालों के जीवन के बारे में, उनकी झोपड़ियों के बारे में बुकानन बता रहा है। बुकानन का विवरण आगे हम देखते हैं। हम बुकानन के विवरण को अपनी जानकारी का आधार मान रहे हैं, लेकिन उसकी रिपोर्टों को पढ़ते समय हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही एक कर्मचारी था। उसकी यात्राएं केवल भूदृश्यों के प्यार और अज्ञात की खोज से प्रेरित नहीं थी।
वो नक्शा नवीसों, सर्वेक्षकों, पालकी उठाने वाले कूलियों आदि के बड़े दल के साथ सर्वत्र यात्रा करता था। यानी वो अपनी आकांक्षा से यात्रा नहीं करता था। उसकी यात्राओं का खर्च ईस्ट इंडिया कंपनी उठाती थी, क्योंकि उसे उन सूचनाओं की आवश्यकता थी जो बुकानन प्रत्याशित रूप से इकट्ठी करता था। बुकानन को ये साफ साफ हिदायत दी जाती थी कि उसे क्या देखना है, क्या खोजना है और क्या लिखना है। वह जब भी अपने लोगों की फौज के साथ किसी गांव में आता तो उसे तत्काल सरकार के एक एजेंट के रूप में ही देखा जाता था, और था भी वही। जब कंपनी ने अपनी शक्ति को सुदृढ़ बना लिया और अपने व्यवसाय का विकास कर लिया, तो वह उन प्राकृतिक साधनों की खोज में जुट गई जिन पर कब्जा करके उनका मन चाहा उपयोग वो कर सकती थी। उसने परिदृश्यों तथा राजस्व स्रोतों का सर्वेक्षण किया, खोज यात्राएं आयोजित की और जानकारी इकट्ठी करने के लिए अपने भूवैज्ञानिकों, भूगोलवेत्ताओं, वनस्पति विज्ञानियों और चिकित्सकों को भेजा। निस्संदेह असाधारण प्रेक्षण शक्ति का धनी बुकानन ऐसा ही एक व्यक्ति था। बुकानन जहाँ कहीं भी गया वहाँ उसने पत्थरों तथा चट्टानों और वहाँ की भूमि के भिन्न भिन्न स्तरों और परतों को ध्यानपूर्वक देखा। उसने वाणिज्यिक दृष्टि से मूल्यवान पत्थरों और खनिजों को खोजने की कोशिश की। उसने लौह खनिज और अभ्रक, ग्रेनाइट और साल्ट पीटर से संबंधित सभी स्थानों का पता लगाया। उसने सावधानीपूर्वक नमक बनाने तथा कच्चा लोहा निकालने की स्थानीय पद्धतियों का भी निरीक्षण किया। जब बुकानन किसी भूदृश्य के बारे में लिखता था तो वो अक्सर इतना ही नहीं लिखता था कि उसने क्या देखा है और भूदृश्य कैसा था, बल्कि वो यह भी लिखता था कि उसमें फेर बदल करके उसे अधिक उत्पादक कैसे बनाया जा सकता है, वहाँ कौन सी फसलें बोई जा सकती है, कौन से पेड़ काटे जा सकते हैं और कौन से उगाए जा सकते हैं। और हमें यह भी याद रखना होगा कि उसकी सूक्ष्म दृष्टि प्राथमिकताएं स्थानीय निवासियों से भिन्न होती थी। क्या आवश्यक है, इसके बारे में उसका आकलन कंपनी के वाणिज्यिक सरोकारों से और प्रगति के संबंध में आधुनिक पाश्चात्य विचारधारा से निर्धारित होता था। वह अनिवार्य रूप से वनवासियों की जीवन शैली का आलोचक था और यह महसूस करता था कि वनों को कृषि भूमि में बदलना ही होगा। तो फिर देखते हैं हम इसका विवरण। संथालों के बारे में देख लिया था। कड़ुइया के पास की चट्टानें, बुकानन की पत्रिका इन प्रेक्षणों से भरी पड़ी हैं। आगे लगभग 1 मील चलने के बाद मैं यानी कि बुकानन चट्टानों के एक शिला फलक पर आ गया, जिसका कोई यह एक छोटा दानेदार ग्रेनाइट है जिसमें लाल लाल फेल्सपार, क्वार्ट्ज और काला अभ्रक लगा है। वहाँ से आधा मील से अधिक दूरी पर मैं एक अन्य चट्टान पर आया। वो भी स्तरहीन थी और उसमें बारीक दानों वाला ग्रेनाइट था जिसमें पीला सा फेल्सपार, सफ़ेद सा क्वार्ट्ज और काला अभ्रक था। यहाँ पे ये हमें खनिजों की जानकारी दे रहा है। फिर वनों की कटाई और स्थायी कृषि के बारे में बुकानन क्या लिखता है। निचली राजमहल की पहाड़ियों में एक गांव से गुजरते हुए बुकानन ने लिखा, इस प्रदेश का दृश्य बहुत ही बढ़िया है। यहाँ की खेती विशेष रूप से घुमावदार संकरी घाटियों में धान की फसल, बिखरे हुए पेड़ों के साथ साफ की गई जमीन और चट्टानी पहाड़ियाँ सभी अपने आप में पूर्ण हैं। कमी है तो बस इस क्षेत्र में कुछ प्रगति की और विस्तृत तथा उन्नत खेतों की, जिनके लिए यह प्रदेश अत्यंत संवेदनशील है। यहाँ लकड़ी की जगह टसर और लाख के लिए आवश्यकता अनुसार बड़े बड़े बागान लगाए जा सकते हैं। बाकी जंगल को भी साफ किया जा सकता है और जो भाग इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त न हो वहाँ पनई, ताड़ और महुआ के पेड़ लगाए जा सकते हैं। यानी वो किस तरह से वहाँ के वनों को हटाकर वहाँ पे केवल और केवल वो चीज़ें जिनसे धन हो सके, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हो सके, वो लिखता था, क्योंकि उसका काम ही वही था। देहात में विद्रोह। अब बंगाल के बाद बम्बई और दक्कन में कैसे विद्रोह होते हैं ये हम देखेंगे। आप पढ़ चुके हैं कि औपनिवेशिक बंगाल के किसानों और जमींदारों और राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया और संताल लोगों के जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आ रहा था। आइए अब पश्चिम भारत और परवर्ती अवधि पर दृष्टिपात करें और पता लगाएं कि बम्बई दक्कन के देहाती क्षेत्र में क्या हो रहा था। ऐसे परिवर्तनों का पता लगाने का एक तरीका है वहाँ के किसान विद्रोह पर ध्यान केंद्रित करना। ऐसे नाजुक दौर में विद्रोही अपना गुस्सा और प्रकोप उन्माद दिखलाते हैं। वे जिसे अन्याय और अपने दुख का कारण समझते हैं उनके खिलाफ वे आवाज़ बुलंद करते हैं।
यदि हम उनकी नाराज़गी के आधारभूत कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं तो उनके गुस्से की परतें उधेड़ने लगते हैं, तो हम उनके जीवन और अनुभव की एक झलक देख पाते हैं जो अन्यथा हमसे छिपी रहती है। विद्रोह के बारे में ऐसे अभिलेख भी उपलब्ध होते हैं जिनका इतिहासकार अवलोकन कर सकते हैं। विद्रोहियों की करतूतों से उत्तेजित होकर और पुनः व्यवस्था स्थापित करने की उत्कट इच्छा से राज्य के प्राधिकारी केवल विद्रोह को ही दबाने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि वे उसे जानने बूझने की कोशिश करते हैं और उसके कारणों की भी जांचा करते हैं, जिससे कि नीतियां निर्धारित की जा सके और शांति की स्थापना हो सके। तो ऐसी जांच पड़ताल से साक्ष्य उत्पन्न होता है जिसके बारे में इतिहासकार शोध कर सकें। इस पॉइंट को देखने पर हमारे पास आगे आता है 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न प्रांतों के किसानों ने साहूकारों और अनाज के व्यापारियों के विरुद्ध अनेक विद्रोह किए। ऐसा ही एक दक्कन विद्रोह जो 1875 में होता है, इसे हम देखेंगे। एक विद्रोह हमने देखा 1855 और 56 का संथाल विद्रोह। अब हम देखेंगे दक्कन विद्रोह। इसमें लेखा बहियाँ जला दी जाती हैं। इसको हम बाद में देखेंगे कि उस दिन सूपा में क्या हुआ। पहले हम आंदोलन का बेसिक जो है वो देख लेते हैं। यह आंदोलन पूना, जो आधुनिक पुणे है, जिले के एक बड़े गांव सूपा में शुरू हुआ। सूपा एक विपणन केंद्र यानी कि मंडी था जहां अनेक व्यापारी और साहूकार रहते थे। 12 मई 1875 को आसपास के ग्रामीण इलाकों के रैयत यानी कि किसान इकट्ठा हो गए। उन्होंने साहूकारों से उनके बही खातों और ऋण बंदों की मांग करते हुए उन पर हमला बोल दिया। इसकी डेट हमें अगर एनसीईआरटी में दी हुई है तो ऑफकोर्स हमें याद रखनी पड़ेगी। 1875 के साथ 12 मई भी हम याद रखेंगे। जो दक्कन विद्रोह है, पूना विद्रोह है, सूपा विद्रोह है, ये होता है 12 मई 1875 को। तो इस दिन क्या किया, किसानों ने हमला बोल दिया साहूकारों के बही खातों पर। उन्होंने उनके बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और कुछ मामलों में तो साहूकारों के घरों को भी आग लगा दी। पूना से यह विद्रोह अहमदनगर में फैल गया। फिर अगले 2 महीनों में यहाँ और भी आग फैल गई और 6500 वर्ग किलोमीटर का इलाका इनकी चपेट में आ गया। 30 से अधिक गांव इससे कुप्रभावित हुए और सब जगह विद्रोह का स्वरूप एक समान ही था। यानी 30 से भी अधिक गांव थे जहाँ पे ये विद्रोह हुआ। साहूकारों पर हमला किया गया, बही खाते जला दिए गए और ऋण बंद नष्ट कर दिए गए। किसानों के हमलों से घबराकर साहूकार गांव छोड़कर भाग गए और अधिकतर मामलों में वे अपनी संपत्ति और धन दौलत को वहीं पीछे छोड़ गए। जब विद्रोह फैला तो ब्रिटिश अधिकारियों की आंखों के सामने 1857 का गदर का दृश्य छा गया और विद्रोही किसानों के गांवों में पुलिस थाने स्थापित किए गए। जल्दी से सेनाएं बुला ली गई। 95 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनमें से बहुतों को दंड भी दिया गया, लेकिन देहात को काबू करने में कई महीने लग गए। देखिए, जब 1856 में संताल विद्रोह होता है, उस समय 1857 की क्रांति तो उसके बाद होती है। तो जब उस विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश लोग सफल हो जाते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि हम सभी विद्रोह दबा लेंगे, लेकिन 1857 के विद्रोह में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में कहीं ना कहीं उनको पूरी तरह से जीत हासिल नहीं हो पाती, क्योंकि उन्हें कई छूट देनी पड़ती है, कई सारे एक्ट यहाँ पे आते हैं और उसकी वजह से जो भयानक दृश्य था 1857 का, वो 1875 के इस आंदोलन से इनके सामने आ गया और उन्होंने सोचा क्या पता क्या हो जाए। तो इस वजह से इनके जो किसान हैं उनके गाँव में पुलिस थाने स्थापित किए गए, सेनाएं बुलाई गई ताकि ये विद्रोह जो भयानक रूप ना ले। इसमें से 95 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें बहुत ज़्यादा अग्रेसिव माना जाता था। इस आंदोलन के अंदर बहुत सारे लोगों को दंड भी दिया गया, लेकिन इस सभी कार्यवाही को करने में बहुत सारे महीने लग गए। फिर देखते हैं हम उस दिन सूपा में क्या होता है। 16 मई 1875 को, देखिए 12 मई को स्टार्ट होता है एक जगह से, जहाँ से फिर आगे से आगे जैसे किसानों के पास खबरें पहुँचती हैं वो सभी मिलजुल के आंदोलन शुरू कर देते हैं। जहाँ भी खबर पहुँची उस जगह पे ये उसी तरह की घटनाएं शुरू कर देते हैं। तो 16 मई 1875 को पूना के जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस आयुक्त को लिखा। क्या लिखा कि शनिवार दिनांक 15 मई को सूपा में आने पर मुझे इस उपद्रव का पता चला। एक साहूकार का घर पूरी तरह से जला दिया गया, लगभग 1 दर्जन मकानों को तोड़ दिया गया और उनमें घुसकर वहाँ के सारे सामान को आग लगा दी गई। खाते पत्र, बॉन्ड,
अनाज, देहाती कपड़ा सड़कों पर लाकर जला दिया गया, जहां राख के ढेर अब भी देखे जा सकते हैं। मुख्य कांस्टेबल ने 50 लोगों को गिरफ्तार किया है, लगभग 2,000 रुपये का चोरी का माल छुड़ा लिया है। अनुमानतः 25,000 रुपये से अधिक की हानि हुई है। साहूकारों का दावा है कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा का भी नुकसान हुआ। यानी उस समय के 25,000 रुपये आप आज के 25 लाख समझ सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ये दक्कन दंगा इसको कहते हैं, और इसके लिए दक्कन दंगा आयोग भी गठित किया जाता है। साहूकार क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसा उधार देता था और साथ ही व्यापार भी करता था, तो उसे साहूकार कहते थे। समाचार पत्र में छपी रिपोर्ट को देखते हैं अब हम। रैयत और साहूकार शीर्षक से ये छपती है 6 जून 1876 के नेटिव ओपिनियन नामक समाचार पत्र में, और मुंबई के नेटिव न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में यथावत ये उद्धृत किया गया, जिसका हिंदी अनुवाद हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो तो अंग्रेजी में हुआ था। वे यानी कि किसान रैयत सर्वप्रथम अपने गांवों की सीमाओं पर यह देखने के लिए जासूसी करते हैं कि क्या कोई सरकारी अधिकारी आ रहा है, और अपराधियों को समय रहते उनके आने की सूचना दे देते हैं। फिर वे एक झुंड बनाकर अपने ऋणदाताओं के घर जाते हैं और उनसे उनके ऋण पत्र और अन्य दस्तावेज मांगते हैं, और इनकार करने पर ऋणदाताओं पर हमला करके छीन लेते हैं। यदि ऐसी किसी घटना के समय कोई सरकारी अधिकारी उन गांवों की ओर आता हुआ दिखाई दे जाता है तो गुप्तचर अपराधियों को इसकी खबर पहुंचा देते हैं, और अपराधी समय रहते तितर बितर हो जाते हैं। और ये सब क्यों होता था? आपने एक कहावत सुनी होगी कि जितना आप स्प्रिंग को दबाओगे उतना ही जोर से वो उछाल मारेगी। यहाँ पे कृषकों को इतना ज़्यादा दबाया गया कि अब उन्हें कोई भय ही नहीं रहा, उनके ऋण बंदों का, उनके पत्रों का। मतलब उन्होंने सोचा इन सब की अब कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। जब इन्होंने हमें इतना दबा लिया है तो उन लोगों ने उन सबको जला के खाक कर दिया कि अब ले लो हमसे इनका बदला। ऋण पत्र और दस्तावेज क्यों जलाए गए, यह विद्रोह क्यों हुआ, इससे हमें दक्कन के देहात के बारे में और वहाँ औपनिवेशिक शासन में हुए कृषि या भूमि संबंधी परिवर्तनों के बारे में क्या पता चलता है। आइए 19वीं शताब्दी में हुए परिवर्तनों के लंबे इतिहास पर दृष्टिपात करें। यानी कहीं ना कहीं लंबे समय से इनके खून को चूसा जा रहा था, तभी जाके इतने ज़्यादा इनको दबाया जा रहा था कि विद्रोह के रूप में ये लोग उछाल मारते हैं। एक नई राजस्व प्रणाली आती है, कहाँ से शुरुआत होती है और क्यों जाके ये एंड होता है, ये सब हम देखेंगे। जैसे जैसे ब्रिटिश शासन बंगाल से भारत के अन्य भागों में फैलता गया, सबसे पहले तो वहाँ पे बंगाल में इन्होंने राजस्व प्रणालियाँ चालू की और वहीं से राज फैलाना शुरू किया। वहाँ भी राजस्व की एक नई प्रणालियाँ लागू कर दी इन्होंने, और इस्तमरारी बंदोबस्त को बंगाल से बाहर बिरले ही लागू किया गया। यानी बंगाल के अंदर पूरी तरह से जो इस्तमरारी बंदोबस्त है, जो फिक्स निश्चित जो लगान है वो कर दिया था। बंगाल से बाहर तो ये नहीं था, लेकिन बंगाल पे पूरी तरह से काबू कर लिया था। ऐसा क्यों कहा गया? इसका एक कारण तो ये था कि 1810 के बाद खेती की कीमतें बढ़ गई, जिससे उपज के मूल्य में वृद्धि हुई और बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हो गया। चूँकि राजस्व की मांग इस्तमरारी बंदोबस्त के तहत तय की गई थी, इसलिए औपनिवेशिक शासक इस बढ़ी हुई आय में अपने हिस्से का कोई दावा नहीं कर सकती थी। अपने वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की उत्कट इच्छा से औपनिवेशिक सरकार ने अपने भू राजस्व को अधिक से अधिक बढ़ाने के तरीकों पर विचार करना पड़ा। इसलिए 19वीं शताब्दी में औपनिवेशिक शासन में शामिल किए गए प्रदेशों में राजस्व बंदोबस्त किए गए। अन्य भी कई कारण थे। पहला कारण तो ये हमने देखा कि उन्होंने अपने इस्तमरारी बंदोबस्त की जो शर्तें थी उन्होंने खुद ही तोड़ दी। उन्होंने बोला था कि हम राजस्व में कोई बढ़ोतरी नहीं करेंगे, लेकिन बढ़ी हुई जो मुनाफा है कृषकों को वो देख के उनको लालच आ गया और उन्होंने वो बदल दिए। जब अधिकारी नीतियां निर्धारित करते हैं तो उनकी विचारधारा उन आर्थिक सिद्धांतों से अत्यधिक प्रभावित रहती हैं जिनसे वे अधिकारी पहले से परिचित होते हैं। 1820 के दशक तक इंग्लैंड में डेविड रिकार्डो के जाने माने अर्थशास्त्री के रूप में विख्यात थे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने अपने महाविद्यालय जीवन में रिकार्डो के विचारों का अध्ययन किया था। महाराष्ट्र में जब ब्रिटिश अधिकारियों ने 1820 के दशक में प्रारंभिक बंदोबस्त की शर्तें करने का काम हाथ में लिया तो वे इन्हीं में से कुछ विचारों के अनुसार कार्यवाही करने लगे। यानी हमारे पास कई बार एज इट इज़ ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो बंगाल की या महाराष्ट्र की जो भी ब्रिटिशों द्वारा लगाई गई राजस्व व्यवस्थाएं थी वो किस से प्रभावित थी या किसके अनुसार थी। तो डेविड रिकार्डो के अनुसार ये लगाते थे
रिकॉर्डों के विचारों से भूस्वामी को उस समय लागू औसत लगानों को प्राप्त करने का ही हक होना चाहिए। जब भूमि से औसत लगान से अधिक प्राप्ति होने लगे तो भूस्वामी को अधिशेष आय होगी, जिस पर सरकार को कर लगाने की आवश्यकता होगी। यदि कर नहीं लगाया गया तो किसान किरायाजीवी में बदल जाएंगे और उनके अधिशेष आय का भूमि के सुधार में उत्पादक रीति से निवेश नहीं होगा। और भारत में अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने सोचा कि बंगाल के इतिहास ने रिकॉर्डों के सिद्धांत की पुष्टि कर दी है। वहाँ जमींदार लोग किरायाजीवियों के रूप में बदल गए प्रतीत हुए, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीनें पट्टे पर दे दी और किराए की आमदनी पर निर्भर रहने लगे। इसलिए ब्रिटिश अधिकारियों के विचार से अब यह आवश्यक था कि एक भिन्न राजस्व प्रणाली अपनाई जाए। जो राजस्व प्रणाली बम्बई और दक्कन में लागू की गई थी वो थी रैयतवाड़ी। बंगाल के अंदर ये लोग करते हैं इस्तमरारी और बम्बई के अंदर ये लोग करते हैं रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी क्या होता है? बंगाल में लागू की गई प्रणाली के बिल्कुल विपरीत होता है और इस प्रणाली के अंतर्गत राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। अब कोई जमींदार बीच में नहीं होगा। भिन्न भिन्न प्रकार की भूमि से होने वाली औसत आय का अनुमान लगा लिया जाता था और रैयत की राजस्व अदा करने की क्षमता का आकलन कर लिया जाता था और सरकार के हिस्से के रूप में उसका एक अनुपात निर्धारित कर दिया जाता था। हर साल 30 साल के बाद ज़मीनों का फिर से सर्वेक्षण किया जाता था, हर 30 साल के बाद, और राजस्व की दर तदनुसार बढ़ दी जाती थी। इसीलिए राजस्व की मांग अब चिरस्थायी नहीं रही। अब राजस्व की मांग लंबे समय तक नहीं रहती थी, क्योंकि ये क्या करते थे, जैसे ही आय को बढ़ावा देखते थे राजस्व में वृद्धि कर देते थे। तो यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट छूट गए हैं, उसको देखते हैं हम। किरायाजीवी शब्द की परिभाषा ऐसी है, ऐसे लोगों का द्योतक है ये जो अपनी संपत्ति के किराए की आय पर अपना जीवन यापन करते हैं। यहाँ तक तो हमने देख लिया था। फिर नेक्स्ट देखिए, राजस्व की मांग और किसान का कर्ज। लेकिन ये व्यवस्था भी क्यों फेल हो गई और क्यों विद्रोह हो गए? बम्बई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त 1820 के दशक में किया गया। मांगा गया राजस्व इतना अधिक था कि बहुत से स्थानों पर किसान अपने गांव छोड़कर नए क्षेत्रों में चले गए। जिन इलाकों की ज़मीन घटिया किस्म की थी और वर्षा भी कम ज़्यादा होती थी, ख़ास तौर पर समस्या और भी विकट थी वहाँ पे। और जब वर्षा नहीं होती थी, फसल खराब होती थी, तो किसानों के लिए राजस्व अदा करना असंभव हो जाता था। फिर भी राजस्व इकट्ठा करने वाले प्रभावी कलेक्टर अपनी कार्यकुशलता को प्रदर्शित करने और अपने बड़े अधिकारियों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत उत्कट रहते थे। इसलिए वे अत्यंत कठोरतापूर्ण राजस्व वसूल करने का प्रयत्न करते थे। जब कोई किसान अपना राजस्व नहीं दे पाता था तो उसकी फसलें जब्त कर ली जाती थी और समूचे गांव पर जुर्माना ठोक दिया जाता था। 1830 के दशक तक आते आते यह समस्या और भी गंभीर हो गई। सन 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेजी से गिरावट आई। 1830 तक जब ये समस्या गंभीर हो गई, पहले तो बढ़ रही थी आय, अब यहाँ पे अचानक से कीमतों में गिरावट आ जाती है और लगभग 1.5 दशक तक इस स्थिति में कोई सुधार नहीं आता है। इसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय में और भी गिरावट आती है और इसी दौरान 1832 से 34 के वर्षों में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आकर बर्बाद हो गए। तो 1832 और 34 का काल ये था जब अचानक से आय में गिरावट आती है और अकाल यहाँ पे पड़ जाता है। दक्कन का 1/3 पशुधन मौत के मुंह में चला जाता है और आधी मानव जनसंख्या भी काल का ग्रास बन गई और जो बचे उनके पास भी उस संकट का सामना करने के लिए कोई खाद्यान्न नहीं था। राजस्व की बकाया राशियाँ आसमान को छूने लगी। ऐसे समय में किसान लोग कैसे जीवित रहते? उन्होंने राजस्व कैसे अदा किया, अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को कैसे जुटाया, अपने हल बैल कैसे खरीदे और बच्चों की शादियाँ कैसे की? ये सब करने के लिए पैसा उधार लेने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। तो ऋणदाताओं से पैसा उधार लेकर राजस्व चुकाया जा सकता था, लेकिन यदि रैयत ने एक बार ऋण ले लिया है तो उसे वापस करना उसके लिए कठिन ही नहीं नामुमकिन हो जाता था, क्योंकि कर्ज बढ़ता जाता था, ब्याज बढ़ता जाता था, वो राशि कभी कम ही नहीं होती थी। उधार की राशियां बकाया रहती गई, ऋणदाताओं पर किसानों की निर्भरता बढ़ती गई।
अब स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई थी कि किसानों को अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को खरीदने और उत्पादन के खर्च को पूरा करने के लिए भी कर्जे लेने पड़ते थे। 1840 के दशक तक अधिकारियों को भी इस बात का साक्ष्य मिलने लगा था कि सभी जगह के किसान कर्ज के बोझ के तले भयंकर रूप से दबे जा रहे थे और 1840 के दशक के मध्य में एक विशेष प्रकार के आर्थिक पुनरुत्थान के लक्षण दिखाई देने लगे। तब अनेक ब्रिटिश अधिकारियों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि 1820 के दशक में किए गए राजस्व संबंधी बंदोबस्त कठोरतापूर्ण थे और मांगा गया राजस्व बहुत ज़्यादा था। व्यवस्था कठोर और लचकहीन थी, यानी बिल्कुल लचीली नहीं थी, बहुत ज़्यादा कठोर थी, जटिल थी और किसानों की अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने वाला था। इसलिए खेती का विस्तार करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से राजस्व संबंधी मांग को कुछ हल्का किया गया। 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें सने सने बढ़ती गई, यानी जब इन्होंने अकाल देखा तो 1840 के अंदर कुछ यहाँ पे छूट दी जाती है, विशेष प्रकार के यहाँ पे पुनरुत्थान किए जाते हैं, कृषकों के उत्थान के लिए कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, राजस्व मांग में फिर से बदलाव किए जाते हैं और उससे क्या होता है, जो राजस्व हल्का किया गया तो 1845 के बाद धीरे धीरे फिर कीमतें बढ़ती गई और किसानों की आय भी धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो किसान अपने कृषि क्षेत्र को बढ़ाने लगे और इसके लिए वे नए नए इलाकों में जा रहे थे और गोचर भूमियों को कृषि भूमि में बदल रहे थे। लेकिन किसानों को अपनी खेती का विस्तार करने के लिए अधिक हल बैल चाहिए थे, उन्हें बीज और ज़मीनें खरीदने के लिए पैसे की ज़रूरत थी। इन सब कामों के लिए उन्हें एक बार फिर पैसा उधार लेने के लिए ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। फिर देखिए यहाँ पे हमारा क्या कुछ छूट गया है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं छूटा है। यहाँ पे हमें एक ग्राफ दिया गया है जो कि है कपास में तेजी। इस ग्राफ में अंकित रेखा कपास की कीमतों में आई तेजी और गिरावट को दिखाती है कि किस तरह से जो कपास है उसकी कीमतों में गिरावट और फिर से तेज़ी और फिर से गिरावट आती है। देखिए 1860 से लेके 62 64 तक देख लीजिए आप, खूब इसमें ऊंचाई आती है। फिर धीरे 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 1866 और 67 के अंदर बहुत ज़्यादा इसमें गिरावट हमें देखने को मिलती है और फिर 68 के बाद थोड़ा थोड़ा इसमें फिर से वृद्धि होना शुरू होती है। यहाँ पे हम इसकी कहानी पूरी पढ़ेंगे, कपास के बारे में क्या कैसे होता है। 1860 के दशक से पहले ब्रिटेन में कच्चे माल के तौर पर आयात की जाने वाली समस्त कपास का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। अब इसके पीछे भी एक कहानी है। जब मांग बढ़ी तो कीमतें बढ़ी, उत्पादन बढ़ा और जैसे ही मांग अचानक से घटी फिर से जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा अधिशेष हो गया और कीमतें बहुत ज़्यादा गिर गई। तो इसके पीछे क्या कहानी है, ये है अमेरिका के अंदर गृह युद्ध। और यहाँ पे देखिए क्या होता था कि जो ब्रिटिश लोग सूती कपड़े के लिए कपास खरीदते थे, इसका सिर्फ और सिर्फ 1/4 भाग भारत से जाता था, बाकी का 3/4 भाग अमेरिका से आता था। बहुत बड़ा भाग था ये। तो इससे क्या हुआ कि जो कपास के सूती वस्त्रों के वे निर्माता ही काफ़ी लंबे अरसे से अमेरिकी कपास पर निर्भरता के कारण बहुत परेशान थे। अगर ये स्रोत बंद हो गया तो हमारा क्या होगा, वो ये सोचते थे। तो इसी प्रश्न से विचलित होकर वे बड़ी उत्सुकता से कपास की आपूर्ति के वैकल्पिक स्रोत खोज रहे थे कि कहाँ से कपास की पूर्ति की जाएगी। 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 1857 में ये संघ तो होता ही है, साथ ही साथ 1859, दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट, इसके अंदर मैनचेस्टर कॉटन कंपनी बनती है और इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया के हर भाग में कपास के उत्पादन को प्रोत्साहित करना। इससे क्या होगा कि उनकी कंपनी का विकास हो सकेगा। भारत को एक ऐसा देश समझा गया जो अमेरिका से कपास की आपूर्ति बंद हो जाने की सूरत में लंकाशायर को कपास भेज सकेगा। तो भारत की भूमि और जलवायु दोनों ही कपास की खेती के लिए उपयुक्त थे और यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध था। सबसे बड़ी बात तो ये थी।
जैसे ही सन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ा तो ब्रिटेन के पास जो कपास क्षेत्र है ब्रिटेन का, मंडी और कारखाने, उनमें तहलका मच गया क्योंकि काफ़ी बड़ा भाग था ये। तो अमेरिका से आने वाली कच्ची कपास की आयात में अचानक से भारी गिरावट आ जाती है और वो सामान्य मात्रा का 3% से भी कम रह जाता है। 1861 में जहाँ 20 लाख गांठें आई थी, जो हर गांठ 400 पाउंड की थी, वहीं 1862 में केवल 55,000 गांठों का आयात हुआ, 1 लाख भी नहीं। तो 3% से भी कम रह गई। भारत और अन्य देशों को बड़ी व्यग्रता के साथ ये संदेश भेजा गया कि ब्रिटेन को कपास अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात करो, और बम्बई में कपास के सौदागरों ने कपास की आपूर्ति का आकलन करने और कपास की खेती को अधिक से अधिक प्रोत्साहन देने के लिए कपास पैदा करने वाले जिलों का दौरा किया। जब कपास की कीमतों में अचानक से उछाल आया तो बम्बई के कपास निर्यातकों ने ब्रिटेन की मांग को पूरा करने के लिए अधिक से अधिक कपास खरीदने का प्रयत्न किया और इसके लिए उन्होंने शहरी साहूकारों को अधिक से अधिक अग्रिम राशियां दी ताकि वे आगे उन ग्रामीण दाताओं को उन्होंने उपज को उपलब्ध कराने का वचन दिया है, उन्हें अधिक से अधिक मात्रा में राशि उधार दे सकें। और जब बाजार में तेजी आती है तो ऋण आसानी से दिया जाता है क्योंकि ऋणदाता अपनी उधार दी गई राशियों की वसूली के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। अब वो इसलिए अग्रिम ऋण देते हैं, पहले ही ऋण देते थे कि ले जाओ पैसे और तुम इससे खेती करो। उनको पता है कि इनकी फसल से इनको बहुत पैसे मिलने वाले हैं, तो ये हमको भी दे पाएंगे और खुद भी अपनी जो स्थिति है उसको सुधार पाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा अग्रिम ऋण बाजार में उतार दिया जाता है। इन बातों का दक्कन के देहाती इलाकों में काफ़ी असर हुआ। दक्कन के गाँवों के रैयतों को अचानक असीमित ऋण उपलब्ध होने लगा क्योंकि वहाँ की जो ज़मीन है, जलवायु है, बहुत ज़्यादा कपास के लिए वो उपयुक्त थी। उन्हें कपास उगाई जाने वाले प्रत्येक एकड़ के लिए 100 रुपये अग्रिम राशि दी जाने लगी और उस समय 100 रुपये बहुत मायने रखते हैं। आज के लगभग 1 लाख समझ लीजिए आप। साहूकार भी दीर्घ अवधि तक ऋण देने के लिए एकदम तैयार थे। जब अमेरिका में संकट की स्थिति बनी रही तो बम्बई और दक्कन में कपास का उत्पादन बढ़ता गया और 1860 से 64 के दौरान कपास उगाने वाले एकड़ों की संख्या 2 गुनी हो गई और 1862 तक यह स्थिति आई कि ब्रिटेन में जितना भी कपास का आयात होता था उसका 90% अकेले भारत से जाता था और अब अमेरिका से भी बड़ा निर्यातक भारत बन गया था। लेकिन इन तेजी के वर्षों में सभी कपास उत्पादकों को समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकी। कुछ धनी किसानों को तो बहुत लाभ हुआ, लेकिन अधिकांश किसान कर्ज के बोझ से और अधिक दब गए क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा कर्ज सामने से दिया गया। अब यहाँ पे हमारे कुछ पिक्चर और छूटते हैं फैक्ट, उनको देखते हैं हम। यहाँ पे कपास ढोने वाली गाड़ियाँ एक बरगद के नीचे खड़ी हैं। ये लंदन के न्यूज़ में छपती थी कि किस तरह से देखिए हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी इतना ज़्यादा उत्पादन करवा रही हैं। ये मंडी की तरफ जाते हुए बीच में रेस्ट करते हैं बरगद के पेड़ों के नीचे। कितनी सारी गाड़ियाँ, इन पे गांठें कपास की। फिर देखिए, रेलों का युग शुरू होने से पहले कपास का परिवहन जो लंदन तक जाता था कपास, वो कैसे जाता था? नावों के द्वारा, जल मार्ग से। जब अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान अमेरिका से कपास की आपूर्ति बहुत कम हो गई तो ब्रिटेन को यह आशा हुई कि भारत ब्रिटिश उद्योगों के कपास संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर देगा। इसके लिए आपूर्ति का आकलन किया जाने लगा, कपास की गुणवत्ता की जांच होने लगी और उत्पादन तथा विपणन के तरीकों का अध्ययन किया जाने लगा। उनकी यह दिलचस्पी इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़, जो हर जगह हमें देखने को मिलेगा, इसके पृष्ठों में परिलक्षित होती है और ये 20 अप्रैल 1861 के दिन ये न्यूज़ छापी जाती हैं कि देखिए किस तरह से कपास हमारे ब्रिटेन की ओर बढ़ता हुआ। फिर देखिए, नौकाओं का एक बेड़ा, अकेले नहीं जाते थे ये, काफ़ी बड़े बड़े ग्रुप्स में जाते थे। ये मिर्ज़ापुर से गंगा नदी के रास्ते कपाट की गांठें ले जा रहे हैं। ये भी लंदन न्यूज़ में छपता है। 1862 के अंदर रेलों का युग प्रारंभ होने से पहले मिर्ज़ापुर का कस्बा दक्कन से आने वाली कपास के लिए संग्रह का केंद्र था और इन ब्रिटिश लोगों ने जो रेलें चलाई ये भी अपने ही फायदे का सोच के चलाई थी। ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे के बम्बई टर्मिनल पर कपास की गांठें पड़ी हुई हैं। इन्हें आगे समुद्री जहाज़ से इंग्लैंड द्वारा भेजा जाएगा
और जब रेलें चलने लगी तो कपास की गांठें गाड़ियों और नौकाओं द्वारा नहीं रेलों से ही भेजी जाने लगी। नदी मार्ग से यातायात धीरे और कम होता था, परंतु परिवहन के पुराने साधनों का प्रयोग पूरी तरह बंद नहीं हुआ। चित्र में पीछे दाहिनी ओर लदी हुई बैलगाड़ियां रेलवे स्टेशन से पत्तन तक कपास की गांठें ले जाने के लिए तैयार खड़ी हैं। ये देखिए, रेल से बंदरगाह तक लाई जाती थी और अब बैलगाड़ियाँ कम हो गई क्योंकि बैलगाड़ियाँ धीरे धीरे लाती थी, रेल फटाफट लेके आ जाती थी। तो रेल से बंदरगाह और यहाँ से फिर बड़े बड़े जहाज भर के इंग्लैंड तक भेजा जाता था। देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि किसान और अधिक बोझ के नीचे दब गए। अब ये पूरी कहानी हम सिर्फ और सिर्फ उन किसानों के बारे में पढ़ रहे हैं जो दक्कन के अंदर विद्रोह करते हैं, क्यों बहियाँ जला देते हैं, एक लंबी कहानी है इसके पीछे, वो हम पढ़ रहे हैं। ऋण का स्रोत सूख गया। तो अब ये जो है ऋण पे ऋण देते गए और अचानक ऐसा क्या हुआ कि विद्रोह का सामना करना पड़ा। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल फिर नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।